मैं नितिका गहलोत हूँ। 2014 बैच की आईपीएस अफसर हूँ। देश की बेटी कैसी हो। मैं एमबीबीएस डॉक्टर भी हूँ और उसके बाद मैंने कस्टम्स में 1 साल सर्विस करी है, आईआरएस कस्टम्स में। उसके बाद मैं आईपीएस में आई हूँ। बेटियों को और बेटों के बीच में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। महिलाओं को थोड़ा सा ज़्यादा सचेत रहना पड़ता है। लेकिन आपने डॉक्टरी के बाद आईपीएस को तवज्जो दिया। 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे इस तरीके से तैयारी करी थी, पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करी थी। जो भी धारणाएं हैं कि लड़की है तो सिर्फ ये कर सकती है और लड़का है तो सिर्फ ये कर सकता है, वो ख़त्म हुए हैं। जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियाँ होती है, क्या वो भी ऐसे आगे बढ़ सकती है? कुछ आईआईटी करके भी आए हुए हैं बैचमेट्स और कुछ गवर्नमेंट में क्लर्क की नौकरी करके भी आईपीएस बने हैं। तो आईपीएस बनने के बाद किस प्रकार की चुनौती आप सामने पाते हैं? जैसे महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता है वो शायद मैं ज़्यादा समझ पाऊंगी। क्राइम कोई ना तो किसी जेंडर को देख के होता है, ना किसी एज को देख के होता है। अपराध को देख के या फिर उनका जो शोषण होता है उसको देख के वो पीछे हट जाती है। महिलाओं को अलग तरीके से प्रोग्राम किया होता है, मेरा मानना है भगवान ने, कि वो मल्टीटास्किंग कर सकें। 5 की पॉइंट बताएं जिससे कि वो आपकी तरह आईपीएस बन सके। जब घर में जाती हैं तो एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में देखते हैं, तो इन दोनों परिस्थितियों के दौरान कैसे तालमेल बिठाते हैं? समाज हमारा बुरा नहीं है, बस आदत नहीं है महिलाओं को इस ओहदे पे देखने की। आप जितना आगे बढ़ेंगी समाज भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय लोहान और आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। देश की बेटी कैसी हो, उसी के तहत हमारा ये कार्यक्रम चलता है और आज हमारे बीच में देश की ही एक ऐसी बेटी है जिसने अपने बलबूते पर अपनी मेहनत के साथ आईपीएस तक का सफ़र तय किया है। उन्हीं की ज़ुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सफ़र कैसा रहा है। मैम जी, सबसे पहले बिंदास हरियाणा में स्वागत। थैंक यू जी। पर मैम पूरा परिचय दीजिए दर्शकों। देखिए, मैं नितिका गहलोत हूँ। 2014 बैच की आईपीएस अफसर हूँ। मैं रोहतक शहर से संबंध रखती हूँ। मैं एमबीबीएस डॉक्टर भी हूँ और उसके बाद मैंने कस्टम्स में 1 साल सर्विस करी है, आईआरएस कस्टम्स में। उसके बाद मैं आईपीएस में आई हूँ। प्रेजेंटली मैं एसपी हांसी पोस्टेड हूँ। देखिए, नितिका गहलोत जी जिन्होंने डॉक्टरी का भी अनुभव है और साथ में आईपीएस का भी अनुभव है, इन्हीं की ज़ुबानी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार देश के युवाओं को किस प्रकार से वो संदेश देना चाहेंगी और साथ ही साथ कैसा इनका जीवन का सफ़र रहा है। अगर हम बात करें बचपन की और यहाँ तक के सफ़र की, तो किस प्रकार से आप मेहनत करते थे? क्योंकि बहुत सारे युवा चाहते हैं कि वो भी आईपीएस बने, वो भी डॉक्टर बने, लेकिन सफल नहीं हो पाते। उसके लिए किस तरह से तैयारी आपने की? देखिए, हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है, बट मेरे ज़िंदगी का यही मूल मंत्र है कि जो भी करो वो पूरी डेडिकेशन के साथ करो और फिर बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। तो अगर मैंने टारगेट लगाया था कि मुझे यूपीएससी की सर्विस, जो यूपीएससी का टेस्ट पास करना है, तो उसके चलते मैंने फिर 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे इस तरीके से तैयारी करी थी, पूरी डेडिकेशन के साथ तैयारी करी थी और उसी की वजह से मैं ये एग्ज़ाम पास कर पाई। मैम जी, आमतौर पे जो बेटियां होती हैं, बेटियों को और बेटों के बीच में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। घर का माहौल कैसा होता था? क्या इस तरह की बातें आपको भी देखने को मिलती थी? देखिए, घर का माहौल ठीक ही था। मतलब समानता तो अब आजकल समाज चेंज हो गया है, तो हर घर में लगभग समानता रहती है। बेटी और बेटे में कोई फ़र्क देखा नहीं जाता। मेरे माँ बाप लकीली पढ़े लिखे थे। उन्होंने मेरे को और मेरे भाई को एक ही स्कूल में पढ़ाया था और बेस्ट स्कूल था वो रोहतक का, जिसमें हमें पढ़ाया था। और आगे की जो भी हमारी ग्रेजुएशन थी वो भी हमारी मर्ज़ी से बेस्ट स्कूल्स में हुई है, बेस्ट कॉलेजेस में हुई है। तो इस तरीके का माहौल मैंने घर में तो नहीं देखा, पर मैं इस चीज़ से पूरी तरह वाकिफ़ थी कि सामाजिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि बेटा और बेटी को समान माहौल नहीं मिलता है बाहर जाके। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो शायद महिला कुछ ज़्यादा डरी हुई महसूस करेगी एज़ कम्पेयर टू जो किसी भी पुरुष के मुकाबले। उसी तरीके से अगर कोचिंग के लिए जा रहे हैं या फिर स्कूल में जा रहे हैं तो महिलाओं को थोड़ा सा ज़्यादा सचेत रहना पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा कोशिश भी करनी पड़ती है वो समान ओहदा पाने के लिए, जैसा कि एक पुरुष को करना पड़ता है। तो उस हिसाब से सामाजिक परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी हैं अभी भी, लेकिन वो भी धीरे धीरे चेंज हो रही हैं।
आईपीएस नीतिका गहलोत जी हमारे साथ बनी हुई है, उन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं कि कैसे आप जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। नीतिका जी, आमतौर पर जो लड़कियां होती हैं या महिलाएं होती हैं वो डॉक्टरी के प्रोफेशन को ज़्यादा महत्व देती हैं और आईपीएस को कम तवज्जो देती हैं, लेकिन आपने डॉक्टरी के बाद आईपीएस को तवज्जो दिया। हाँ, ये धारणा है कि पहले से ही जब हम पढ़ते थे 11th-12th में पढ़ते थे तो लड़का होगा तो इंजीनियर बनेगा या आईआईटी में जाएगा और उसको उसी हिसाब से माँ बाप कोचिंग भी दिलाते थे, और लड़की होगी तो या टीचर बनेगी या डॉक्टर बनेगी। तो वो जहन में होता ही था उस टाइम पे, अभी भी शायद ऐसा ही है क्योंकि एक सहज प्रोफेशन माना जाता है। लेकिन जब मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी उसके बाद मुझे लगा कि मुझे एक नॉच और ऊपर जाना है, तो मैंने आईपीएस की पढ़ाई को आईपीएस की ट्रेनिंग को ही चुना, ताकि इस तरीके की जो भी धारणाएं हैं कि लड़की है तो सिर्फ ये कर सकती है और लड़का है तो सिर्फ ये कर सकता है, वो ख़त्म हुए। अब हमने चुना है तो आगे और भी लड़कियां चुनेंगी और भी प्रेरित होंगी, तो समाज धीरे धीरे इसी तरीके से चेंज होगा, धारणाएं भी इसी तरीके से चेंज होंगी। आईपीएस की तैयारी के लिए क्या अलग से किया था? आईपीएस की तैयारी काफ़ी महंगी, काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है। यूपीएससी का एग्ज़ाम बोलते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए अलग तरीके की मेहनत होती है, बहुत इलेबोरेटिव तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। 18-19 घंटे मैंने पढ़े थे और हर एक चीज़ को अवेयरनेस होना चाहिए, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, वो अवेयरनेस होना चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए, आपके विचार खुले होने चाहिए, और हर चीज़ जो आपको पढ़ रहे हो वो आप कैसे लागू करोगे आगे आने वाले जीवन में, आने वाली सर्विस में, वो थोड़ा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका होना चाहिए, तो आप यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं। गीतिका जी, एक और अहम सवाल आता है कि आम तौर पे जो गांव की लड़कियां होती है, खासकर जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां होती हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वो भी ऐसे आगे बढ़ सकती हैं? देखिए, मैं अच्छे स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ऐसे हैं जो गांव के स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि मेहनत करना आवश्यक है, लेकिन ये कुछ भी डिपेंड नहीं करता आप कौन से स्कूल से आए हैं। कुछ आईआईटी करके भी आए हुए हैं बैचमेट्स, और कुछ गवर्नमेंट में क्लर्क की नौकरी करके भी आईपीएस बने हैं, तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब एक और चीज़ जो 2020 के बाद लोगों ने शायद ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करा है, वो है डिजिटल एजुकेशन, तो एजुकेशन थ्रू डिजिटल मीडिया। तो मैं ये मानती हूँ कि अभी टेक्नोलॉजी जितना हमारा एडवांस हो चुका है, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिला है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हों या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हों। आपको केवल इंटेंशन होना चाहिए और मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। आप डिजिटल मीडिया से भी आप कोचिंग ले सकते हैं, किताबें सेम ही होती हैं, हर जगह अवेलेबल होती हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ से दिल्ली जाना है या यहाँ से बैंगलोर जाना है पढ़ने के लिए। आप घर पे बैठ के प्रॉपर एक कंप्यूटर लीजिए और डिजिटल मीडिया के थ्रू भी कोचिंग लें तो आपका हो जाएगा। आजकल न्यूज़पेपर्स जो हैं, हिंदू न्यूज़पेपर पहले होता था कि गांव में नहीं आता है, आजकल भी नहीं आता होगा, इट डज़ंट मैटर। आप हिंदू न्यूज़पेपर के सब्सक्रिप्शन लीजिए, अपना लैपटॉप खोलिए, वहाँ पे भी पढ़िए। तो अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे तो इट डज़ंट मैटर आप कहाँ पे रह के पढ़ रहे हैं। निकिता जी, अगर हम बात करें आईपीएस बनने की, तो आईपीएस बनने के बाद किस प्रकार की चुनौती आप सामने पाते हैं? क्योंकि समाज के अंदर बहुत सारी विकृतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। आज भी आप देखते हैं, अगर नशे की बात करें या फिर महिलाओं के सम्मान की बात करें, तो उन सब चुनौतियों से आप कैसे पार पाते हैं? देखिए, मेरा ये मानना होता है कि आईपीएस आने के बाद एज अ विमेन ऑफिसर मेरी एक अलग जिम्मेदारी है एज अ मेल ऑफिसर, जो कि एक मेल ऑफिसर की है, उससे भी अलग जिम्मेदारी है। जैसे महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता है वो शायद मैं ज़्यादा समझ पाऊँगी क्योंकि मैं उन परिस्थितियों से गुज़री हुई हूँ। तो इसलिए, और एक महिला और एक पुरुष अधिकारी का एक सिचुएशन को अप्रोच करने का तरीका भी अलग होता है, तो ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। बाकी क्राइम
कोई ना तो किसी जेंडर को देख के होता है, ना किसी एज को देख के होता है। तो हम उसी तरीके से क्राइम भी सॉल्व करते हैं, महिलाएं और पुरुष जो ऑफिसर्स हैं उसी तरीके से करते हैं, और दोनों उसी तरीके से अपने अपने कामों में परिपक्व हैं। काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है मैम, जो महिलाएं होती हैं वो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन अपराध को देख के या फिर उनका जो शोषण होता है उसको देख के वो पीछे हट जाती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए क्या कहना है? देखिए, अपना कानून काफ़ी बदलाव हुआ है। निर्भया कांड हुआ है, उसके बाद से महिलाओं के विरुद्ध जो कानून है वो और भी सख्त हुआ है और काफ़ी बदलाव हुआ है। और उसके बाद से संवेदनशीलता पुलिस में और प्रशासन दोनों में आई है। तो इस बात में संकोच नहीं करना चाहिए कि हमारा कानून या प्रशासन या पुलिस हमारा साथ देगा या नहीं देगा। अगर किसी भी महिला को घरेलू हिंसा से पीड़ित है वो, या फिर सेक्सुअल अब्यूज़ से पीड़ित है, या आसपास अपने बच्चों को या बच्चियों को सेक्सुअल अब्यूज़ से पीड़ित होते देखती है, तो ज़रूर उसको प्रशासन, पुलिस को ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए। और यकीन मानिए, हमारा पुलिस प्रशासन इस महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उनको उसके ऊपर चोट पहुंचाने का पूरी दृढ़ता से काम कर रहा है। मतलब सारे पुलिस ऑफिसर्स, चाहे वो मेल पुलिस ऑफिसर्स हो, फीमेल पुलिस ऑफिसर्स हो, बहुत संवेदनशील हैं, और हम प्रायोरिटी पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन को जल्दी से जल्दी निपटाने का कोशिश करते हैं। नीतिका जी, एक और पर्सनल बात आमतौर पे नहीं पूछी जानी चाहिए। आप एसपी का भी पद संभालती है, लेकिन जब घर में जाती हैं तो एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में दिखते हैं। तो इन दोनों परिस्थितियों के दौरान कैसे तालमेल बिठाती हैं? देखिए, महिला होने के नाते ये सब आ ही जाता है। महिलाओं को अलग तरीके से प्रोग्राम किया होता है, मेरा मानना है भगवान ने, कि वो मल्टीटास्किंग कर सकें। तो हमारा जो काम है वो भी हम अच्छी तरीके से प्रोफेशनली करते हैं, लेकिन घर पे भी जो काम होता है वो भी हर महिला को पता है वो कैसे करना है, वो भी अच्छे तरीके से करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज मनाया जा रहा है, तो महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश आप देना चाहेंगी? मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि हर एक महिला को कोशिश करनी चाहिए और कि वो अपने डिसीजंस खुद लें और पूरी जिम्मेदारी से लें, और इस बात का संकोच ना करें कि समाज क्या सोचेगा या पड़ोसी क्या सोचेगा या माँ बाप क्या सोचेंगे। आप जिस दिन अपना डिसीजन खुद लेना शुरू करेंगे और जिम्मेदारी से लेना शुरू करेंगे तो उस दिन समाज भी चेंज हो जाएगा। समाज हमारा बुरा नहीं है, बस आदत नहीं है महिलाओं को इस ओहदे पे देखने की। आप जितना आगे बढ़ेंगी समाज भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर हम युवा लड़कियों की प्रेरणा की बात करें तो कोई 5 की पॉइंट बताएं जिससे कि वो आपकी तरह आईपीएस बन सके। देखिए, सबसे पहले तो भरपूर पढ़ाई करें। जो भी जिस भी तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं आप अच्छे से पढ़ाई करें। अपना फिज़िकल और मेंटल जो फिटनेस है वो उस पर लगातार काम करते रहें। पूरी डेडिकेशन के साथ आप काम करें, एक अच्छे इंसान भी बने। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक डिसीजन जो आपकी लाइफ का है या आपका प्रोफेशन का है वो खुद लें और उसको ज़िम्मेदारी से ओन अप भी करें। ये थी आईपीएस नीतिका गहलोत, देश की बेटी। आज पूरा देश इनके ऊपर गर्व महसूस कर रहा है और हर कोई यही कहने के लिए मजबूर है कि हमारी बेटियां हो तो नीतिका गहलोत जैसी हों। और इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी कहना है कि प्रत्येक परिवार से, चाहे वो गरीब परिवार से हो या साधारण परिवार से, गांव से संबंध रखने वाली बेटी हो, वो भी कड़ी मेहनत के दम पर और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर आईपीएस बन सकती है। और बिंदास हरियाणा भी ऐसी बेटियों को नमन करता है, सलाम करता है।